आप सभी का एआई एग्जाम चौपाल में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए जनजातीय विद्रोह के कारण तथा उनके परिणामों के ऊपर महत्वपूर्ण एवं विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो आने वाली जेपीएससी प्रीलिम्स और झारखंड में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। इस गहन अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले अगर हम अपनी पिछली चर्चाओं के तार जोड़ें तो हमने हो, कोल, भूमिज, पोटोहो और संथाल विद्रोहों की पूरी पृष्ठभूमि को गहराई से समझा था। हाँ, वो सभी बहुत ही तीव्र विद्रोह थे। बिल्कुल, वे सभी मुख्य रूप से हथियारबंद प्रतिरोध थे, है ना, जहां तीर कमान से सीधा ब्रिटिश तोपों का सामना किया गया। लेकिन सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में हुए संथाल हूल के बाद झारखंड के जनजातीय इतिहास में एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ आया। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है रणनीति में बदलाव। अगर संथाल विद्रोह के बाद के दौर का विश्लेषण किया जाए तो जो जनजातीय प्रतिरोध था वो केवल तीरों और हथियारों की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा। मतलब उन्हें ये समझ आने लगा था कि सिर्फ सैन्य बल काफी नहीं है। एकदम सही। आदिवासियों को ये स्पष्ट हो गया था कि केवल हथियारों से इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को नहीं उखाड़ा जा सकता। इसलिए ये प्रतिरोध अधिक संगठित, वैचारिक और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में बदल गया, जो कि 19वीं सदी के अंत में और भी स्पष्ट रूप से दिखता है। जी, 19वीं सदी के अंत तक आते आते जल, जंगल, जमीन के साथ साथ अपना धर्म और अपनी पहचान, जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं, उसे बचाना इस प्रतिरोध का मुख्य आधार बन गया। जो जनजातीय नेता अब सामने आ रहे थे वे केवल योद्धा नहीं थे, वो सुधारक भी थे। बिल्कुल, वे समाज सुधारक और राजनीतिक नेता दोनों की भूमिका एक साथ निभा रहे थे। वे समझ चुके थे कि बाहरी शोषण से लड़ने के लिए समाज को अंदर से भी अनुशासित और मजबूत होना पड़ेगा। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। इस नई रणनीतिक लड़ाई की शुरुआत को हम सरदारी आंदोलन से देख सकते हैं। हाँ, जो कि 1858 से 1895 तक चला। ये कोई अचानक भड़का हुआ हिंसक विद्रोह नहीं था, बल्कि लगभग 4 दशकों तक चलने वाला एक लंबा और धैर्यपूर्ण संघर्ष था। छोटा नागपुर क्षेत्र में विभिन्न कोल सरदारों के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई और इसे मुल्की की लड़ाई या मिल्की की लड़ाई भी कहा जाता है, जिसका सीधा अर्थ है अपनी मातृभूमि और अपनी पुश्तैनी जमीन की लड़ाई। देखिए, सरदारी आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझना परीक्षार्थियों के लिए बहुत रोचक है। इसके कारण वही पुरानी और गंभीर समस्याएं थीं: जमीन से बेदखली, बाहरी जमींदारों द्वारा लगातार शोषण और ब्रिटिश राजस्व नीतियां। लेकिन यहाँ जो रणनीति अपनाई गई वो बिल्कुल अलग थी। हाँ, ये एक शांतिपूर्ण भूमि आंदोलन था। इन कोल सरदारों ने हथियार उठाने के बजाय कानूनी लड़ाई का रास्ता चुना। उनका मुख्य उद्देश्य अपनी छीनी हुई जमीन को कानूनी तौर पर वापस पाना था। इसके लिए उन्होंने स्थानीय अदालतों से लेकर कलकत्ता तक याचिकाएं दायर की। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, भुईहरी काश्त। परीक्षार्थियों के लिए इसे सरल शब्दों में समझना आवश्यक है। भुईहरी का अर्थ है वो जमीन जिसे मूल रूप से जंगलों को साफ करके खेती योग्य बनाया गया था। और ये सरदार उन्हीं जमीनों के असली मालिक थे। बिल्कुल, जिन्हें बाहरी लोगों या दिकुओं ने हड़प लिया था। सरदारी आंदोलन मुख्य रूप से 3 चरणों में चला। इसका जो प्रथम चरण 1858 से 1881 तक था, उसमें लगातार कानूनी दबाव के कारण सरकार को झुकना पड़ा। जी, और लाल लोकनाथ के माध्यम से इन भुईहरी काश्तों के सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया। लेकिन क्या ये सर्वे काफी था? लाल लोकनाथ द्वारा किया गया ये सर्वेक्षण एक छोटी जीत जरूर थी, लेकिन कुल मिलाकर ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से आदिवासियों को निराशा ही हाथ लगी। दशकों तक कानूनी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी जब उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिला तो उनके भीतर का आक्रोश फिर से सुलगने लगा। और यही कारण है कि 1895 आते-आते ये सरदारी आंदोलन उस महान हलचल में समाहित हो गया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उलगुलान। महान हलचल झारखंड के इतिहास और जेपीएससी परीक्षा दोनों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। 1899 से 1900 के बीच अपने चरम पर पहुंचा ये आंदोलन पिछले सभी संघर्षों का एक उग्र लेकिन बेहद संगठित रूप था। और इसका नेतृत्व किया बिरसा मुंडा ने, जिन्हें उनके अनुयायी सम्मान से बिरसा भगवान और धरती आबा यानी धरती के पिता कहते थे। बिरसा मुंडा ने केवल राजनीतिक आजादी की बात नहीं की, उन्होंने अगस्त 1895 में एक नए धर्म सिंगबोंगा धर्म की नींव भी रखी। बिरसा मुंडा की रणनीति का ये सबसे प्रभावशाली हिस्सा था।
उन्होंने महसूस किया कि समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे शराब का सेवन और अंधविश्वास आदिवासियों को कमजोर कर रही हैं। सिंगोमोगा धर्म के माध्यम से उन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश दिया और समाज को नैतिक रूप से शुद्ध करने का प्रयास किया, ताकि समाज भीतर से एकजुट हो सके। बिल्कुल। और जब समाज एकजुट हो गया तब उन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों की ओर कदम बढ़ाया। उनके मुख्य राजनीतिक लक्ष्यों में मुंडा जनजाति की पारंपरिक खुटकट्टी व्यवस्था को बचाना शामिल था। फूटकट्टी व्यवस्था को अगर आसान भाषा में समझें तो ये सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था थी, यानी जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे कुनबे या गांव की होती थी। ये आदिवासियों का एक तरह से रक्षा कवच था, जिसे ब्रिटिश सरकार और जमींदार तोड़कर व्यक्तिगत लगान थोपना चाहते थे। इसके अलावा बैठ बेगारी यानी बिना पैसे के जबरन मजदूरी कराने की क्रूर प्रथा का विरोध भी बिरसा आंदोलन का एक बहुत बड़ा कारण था। उनका स्पष्ट लक्ष्य था दिकुओं और अंग्रेजों से पूर्ण मुक्ति। इस विद्रोह की शुरुआत के घटनाक्रम भी परीक्षा के लिए अहम है। 1895 में ही बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ा खतरा मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। और जब वे 1897 में जेल से बाहर आए तो आंदोलन ने एक विकराल रूप ले लिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को संगठित कर छापा मार या गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनके नारे आज भी इतिहास में गूंजते हैं। परीक्षार्थियों को उनका प्रसिद्ध नारा जरूर याद रखना चाहिए, अबुआ राज इटे जाना, महारानी राज टुंडू, जिसका अर्थ है कि अपना राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है। इसके साथ ही कटोंग बाबा कटोंग का आह्वान बाहरी शक्तियों को उखाड़ फेंकने का एक सीधा संकेत था। लेकिन हर महान संघर्ष में कोई ना कोई त्रासदी भी होती है। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए भारी इनाम रखा और अंततः बंदगांव के वीर सिंह महली की मुखबिरी के कारण बिरसा मुंडा को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 1900 ईस्वी में रांची जेल में हैजा होने की बात कहकर रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने तत्कालीन प्रशासन को झकझोर कर रख दिया था। उस शहादत का प्रभाव इतना व्यापक था कि ब्रिटिश सरकार को अपने प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव करने पड़े। प्रशासन को आदिवासियों के करीब लाने के लिए 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी को नया अनुमंडल बनाया गया। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो सबसे बड़ा और दूरगामी परिणाम है वो है 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट का लागू होना। बिल्कुल। इस कानून ने पहली बार खूटकट्टी अधिकारों को कानूनी मान्यता दी और आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण पर सख्त रोक लगा दी। एक तरह से ये CNT एक्ट वो मजबूत ताला था जो बिरसा मुंडा के उलगुलान ने आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए लगाया था। बिरसा मुंडा ने तो राजनीतिक और धार्मिक दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ ऐसे भी जनजातीय नेता थे जिन्हें लगा कि हमारी हार का मुख्य कारण हथियारों की कमी नहीं बल्कि हमारे अंदर की नैतिक और आध्यात्मिक कमजोरियां हैं। और यहीं से जन्म होता है सफा होड़ आंदोलन का, जो कि एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। जी, ये संथाल जनजाति का एक विशुद्ध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसे खरवार आंदोलन की ही एक उपधारा माना जाता है। इसका नेतृत्व लाल हेम्ब्रम ने किया था, जिन्हें लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। उनके साथ पैका मुर्मू और पगान मरांडी जैसे प्रमुख सहयोगी भी थे। लाल बाबा का मानना था कि संथाल विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण लोगों में धार्मिक भावना और आत्मबल की कमी थी। इसलिए सपाहोड़ आंदोलन का पूरा जोर चारित्रिक पवित्रता पर था। उन्होंने बहुत ही सख्त नियम बनाए। आंदोलनकारियों के लिए राम नाम जपना, जनेऊ पहनना और हर आंगन में तुलसी चौरा बनाना अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा मांस मदिरा का पूरी तरह से निषेध किया गया। संथालों को एक सफेद झंडी दी जाती थी जो शांति, शुद्धता और एक नई पहचान का प्रतीक थी। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि मांस मदिरा छोड़ने का मतलब सिर्फ धार्मिक शुद्धता नहीं था, ये अंग्रेजों की शराब नीतियों का आर्थिक बहिष्कार भी था। और अपने लोगों को नशे से दूर रखकर एक अनुशासित संगठन तैयार करने की रणनीति भी। ये आंदोलन इतना प्रभावी हो गया था कि लाल बाबा ने आजाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन कर लिया। एक शांतिपूर्ण धार्मिक सुधार सत्ता के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, इसका उदाहरण यह है कि अंग्रेज इन गतिविधियों से इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने राम नाम जपने और तुलसी चौरा बनाने पर ही कानूनी पाबंदी लगा दी।
धार्मिक सुधारों के साथ साथ इस दौर में कुछ स्थानीय लेकिन बहुत ही तीव्र राजनीतिक प्रतिरोध भी हुए। इनमें से एक है दिवा किशुन विद्रोह। परीक्षार्थियों के लिए इसके नेतृत्वकर्ता और इसके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। जी, दिवा सोरेन और किशुन सोरेन के नेतृत्व में ग्रामीणों को इकट्ठा कर ब्रिटिश शासन का कड़ा विरोध शुरू किया गया। ये एक सीधा और साहसिक टकराव था। लेकिन यहाँ भी हमें जनजातीय समाज के भीतर की एक बड़ी त्राजेडी देखने को मिलती है, अपनों का ही विश्वासघात। बिल्कुल, ब्रिटिश वफादार लोगों ने ही दिवा और किशुन के ठिकानों का पता अंग्रेजों को बता दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सरायकेला जेल ले जाकर फांसी दे दी गई। इसके बाद अगर हम 1874 के खरवार आंदोलन को देखें तो इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है। गोड्डा के तलडीहा गांव से भागीरथ मांझी ने इसे शुरू किया था। इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहते हैं। ये संथालों की एक उपजाति खरवार का आंदोलन था, जिसका मूल उद्देश्य प्राचीन काल के स्वर्ण युग की पुनर्स्थापना करना था। लेकिन जो बात परीक्षार्थियों को अक्सर कंफ्यूज करती है वो ये है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन था या राजनीतिक भी। ये एक बहुत ही क्रमिक विकास वाला आंदोलन था। प्रारंभ में ये पूरी तरह से एक सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद पर आधारित था। वे केवल सिंह बोंगा और दुर्गा की उपासना करते थे। सुअर, मुर्गा और हांडिया यानी स्थानीय शराब के सेवन का सख्त निषेध किया गया था। और सिद्धू कान्हू के जन्मस्थान को इन्होंने एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी। लेकिन कालांतर में इसके भीतर एक जबरदस्त राजनीतिक चेतना जागी। भागीरथ मांझी ने जो किया वो ब्रिटिश सत्ता को सीधी और खुली चुनौती थी। उन्होंने लगान ना देने का अभियान चलाया और खुद को बौंसी गांव का राजा घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयं लगान की दरें तय करके लोगों से लगान वसूलना शुरू कर दिया। एक तरह से उन्होंने अपनी एक समानांतर सरकार खड़ी कर दी थी। जी, और बाद में 1881 में जब अंग्रेजों ने जनगणना का कार्य शुरू किया तो दुविधा घोसाई के नेतृत्व में इस आंदोलन ने उस जनगणना का भी कड़ा विरोध किया। परीक्षाओं में इस आंदोलन से जुड़ा एक और बहुत ही विशिष्ट तथ्य पूछा जाता है, इसके उपासकों का विभाजन। हाँ, खरवार आंदोलन के अनुयायियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहले थे सफाहोड़, जो पूर्ण समर्पण भाव से नियमों का पालन करते थे। दूसरे थे बाबाजिया या जिन्हें भिक्षुक कहा जाता था, जो थोड़ा उदासीन भाव रखते थे। और तीसरे थे मेल बराबर, जो बेमन से या केवल दिखावे के लिए उपासना करते थे। यह वर्गीकरण समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। इसी उथल-पुथल वाले दौर में 1880 के दशक में एक और गूंज सुनाई देती है खड़िया आंदोलन की। 1880 ईस्वी में तिलंगा खड़िया के नेतृत्व में यह तिलंगा खड़िया विद्रोह शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन की शोषक नीतियों, लगातार बढ़ते लगान और आदिवासियों के अधिकारों के हनन के खिलाफ खड़िया जनजाति ने एकजुट होकर ये प्रतिरोध किया। परीक्षार्थियों को विशेष रूप से इस आंदोलन का वर्ष 1880 और इसके नेतृत्वकर्ता का नाम कंठस्थ रखना चाहिए। तो इन सब का क्या अर्थ है? जब हम इन सभी सुधारवादी और राजनीतिक आंदोलनों की कड़ियों को जोड़ते हैं तो ये सभी मिलकर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। और वो घटना है टाना भगत आंदोलन। ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि महात्मा गांधी के भारत आने से काफी पहले ही झारखंड के सुदूर जंगलों में विशुद्ध रूप से अहिंसक सविनय अवज्ञा का प्रयोग हो रहा था। 1914 से 1919 तक चलने वाले इस आंदोलन के जनक जतरा भगत थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 को गुमला जिले में हुआ था। इतिहासकार इसे बिरसा आंदोलन का ही एक विस्तार या उसका वैचारिक उत्तराधिकारी मानते हैं। उरांव जनजाति से जुड़ा ये आंदोलन मुख्य रूप से एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसे समाजशास्त्र की भाषा में संस्कृतिकरण कहा जाता है। जतरा भगत ने आत्मशुद्धि पर अत्यधिक बल दिया। धार्मिक नियमों के तहत केवल धर्मेश यानी ईश्वर की पूजा का विधान रखा गया। इसमें भी मांस मदिरा पर पूर्ण पाबंदी थी। यहाँ तक कि पारंपरिक आदिवासी नृत्यों को भी रोक दिया गया ताकि समाज पूरी तरह से अनुशासित और एकाग्र रहे। और इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी और प्रगतिशील खूबी महिलाओं का नेतृत्व था। सिसई क्षेत्र की देवमनिया जैसी महिलाओं ने टाना भगत आंदोलन में आगे बढ़कर नेतृत्व की भूमिका निभाई, जो तत्कालीन समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। और इसका जो राजनीतिक प्रतिरोध था वो पूरी तरह से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। इन टाना भगतों ने बिना कोई हथियार उठाए जमींदारों के लिए बेगारी करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कोई भी कर या टैक्स देने से मना कर दिया। ये सीधे तौर पर असहयोग और सविनय अवज्ञा थी। इसी वैचारिक समानता के कारण
जब 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ तो टाना भगतों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह यह एक ऐसा क्षेत्रीय जनजातीय आंदोलन बन गया जो सीधे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा से जुड़ गया। इसी गांधीवादी प्रभाव की एक और झलक हमें 1930 के दशक में हरि बाबा आंदोलन में देखने को मिलती है। 1931 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में दुका हो, जिन्हें हरि बाबा भी कहा जाता था, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। यह हो जनजाति का आंदोलन था और इसमें सिंगराय, बामिया, हरि और दुला जैसे प्रमुख सहयोगियों ने साथ दिया। इसका मुख्य उद्देश्य सरना धर्म, जो आदिवासियों का प्रकृति आधारित मूल धर्म है, उसका प्रचार प्रसार करना और समाज को बुराइयों से मुक्त करना था। हरि बाबा आंदोलन में शांतिपूर्ण सुधार और उग्र विरोध का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो शुद्धता की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जब आंदोलन आगे बढ़ा तो उन्होंने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उनके अनुयायियों ने सरना स्थलों के पेड़ काटने शुरू कर दिए, जो उनके अपने ही पवित्र स्थल थे। इसके साथ ही ब्रिटिश प्रशासन के संचार तंत्र को पंगु बनाने के लिए उन्होंने टेलीफोन लाइनों को काटना शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि वे ब्रिटिश सत्ता को नुकसान पहुंचाने के आधुनिक तरीके भी अपना रहे थे। देखिए, परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इतने सारे आंदोलनों, नेताओं, वर्षों और जनजातियों को एक साथ याद रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए एक मजबूत तुलनात्मक विश्लेषण और मानसिक खाका बनाना बहुत आवश्यक है। एक टेबल बनाकर पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, जिसमें आंदोलन का नाम, उसके प्रमुख नेता, शुरू होने का वर्ष, संबंधित जनजाति और उसका मुख्य उद्देश्य शामिल हो। उदाहरण के तौर पर आप 1874 के खरवार आंदोलन की तुलना 1870 के दशक के सफाहोड़ आंदोलन से कर सकते हैं। खरवार आंदोलन जहां भागीरथ मांझी के नेतृत्व में राजनीतिक रूप ले लेता है और लगान वसूली तक पहुंच जाता है। वहीं सफाहोड़ आंदोलन लाल बाबा के नेतृत्व में मुख्य रूप से चारित्रिक शुद्धता और धार्मिक आचरण पर केंद्रित रहता है। इसी तरह संथाल और कोल जैसे पूर्णतः सशस्त्र विद्रोहों के स्वरूप की तुलना टाना भगत जैसे शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलनों से की जानी चाहिए। इस तरह से तुलना करने पर प्रारंभिक परीक्षाओं में विकल्पों को चुनने में कोई दुविधा नहीं होती। एकदम सही। आइए इसी रणनीतिक आधार पर एक रैपिड रिवीजन करते हैं ताकि सारे महत्वपूर्ण तथ्य एक बार फिर से स्पष्ट हो जाएं जो सुन रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले प्रमुख नेताओं पर नजर डालते हैं। बिरसा मुंडा, इनका नाम आते ही उलगुलान, सिंह बुंगा धर्म, खूंट कट्टी अधिकारों की रक्षा और सबसे महत्वपूर्ण 1908 का CNT एक्ट याद आना चाहिए। दूसरे हैं जतरा भगत, जिनका संबंध 1914 के उरांव जनजाति के टाना भगत आंदोलन से है, जो कि कर न देने और अहिंसक सविनय अवज्ञा के लिए जाना जाता है। तीसरे महत्वपूर्ण नेता भागीरथ मांझी हैं, जो 1874 के खरवार आंदोलन से जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर स्वयं लगान वसूला था। कालक्रम या क्रोनोलॉजी के नजरिए से वर्षों का रिवीजन भी उतना ही अहम है। 1874 खरवार आंदोलन का वर्ष है, 1880 खड़िया आंदोलन का समय है, 1995 से 1900 के बीच का समय बिरसा मुंडा के उलगुलान का चरम काल है। इसके बाद 11 नवंबर 1908 वो ऐतिहासिक तारीख है जब CNT एक्ट लागू हुआ। और फिर 1914 में टाना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है। आने वाले JPSC प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पैटर्न पर अगर हम विचार करें तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। एक सूची में नेताओं के नाम होंगे और दूसरी सूची में उनके आंदोलनों के नाम। इसके अलावा कालक्रम को सजाने वाले प्रश्न भी बन सकते हैं कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ। जनजातियों की उपशाखाओं पर भी पैनी नजर रखें, जैसे ताना भगत का संबंध उरांव जनजाति से था और सफाहोड़ आंदोलन संथालों की एक उपजाति का आंदोलन था। यदि आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो AI एग्जाम चौपाल को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें और ऐसे ही JPSC तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण लेक्चर्स के लिए AI एग्जाम चौपाल को सब्सक्राइब अवश्य करें।